ਸਾਡਾ ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ 10 12 15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹੈਬ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕੋਈ 4 ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ 5 ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। दर्शक पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सोहन सिंह फाउंडेशन डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर और बात कर रहे हैं डॉक्टर पंकज जी के साथ। डॉक्टर पंकज महल जो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि 20 साल से सेवा में लगे हुए ये लोग, जिनका एक मंतव्य था कि हमने लोगों को नशे की दलदल से दूर लेकर जाना है, और अभी ये सोहन सिंह फाउंडेशन जो बिल्कुल कठार में जो है मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, तो इस फाउंडेशन का यही मकसद था कि जिन पेशेंट्स को, क्योंकि पहले ये फाउंडेशन सिर्फ पेशेंट्स को भर्ती करता था, पर अब रिसेंटली इन्होंने ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट करी है, ताकि वो पेशेंट जो कि ओपीडी बेसिस पर अपने नशे को छोड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं, उनको यहाँ पे ढंग से इलाज किया जाए और उनको एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करी जाए। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि नशा जो कि एक ऐसी दलदल है जिसको लोग पहचानते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग नशेची हैं, ये लोग नशा खाते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे हमें कोई भी बीमारी लग जाती है तो ये कि बीमारी की तरह है, जो जब पक्की हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है छोड़ना। जी हाँ, सो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो नशे की बीमारी जो है कि वो एक बीमारी है, पहली बात तो, क्योंकि हमें अक्सर ये लगता है कि वो उसकी आदत बन चुकी है और वो अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहा उस नशे से दूर आने के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें पेशेंट का जो नशा होता है वो दिन बर दिन बढ़ता जाता है। अगर वो उस नशे को छोड़ने की कोशिश भी करता है तो उसको काफ़ी तरह की दिक्कतें आती है, चाहे वो नींद खराब होना, चिड़चिड़ाहटपन आना, हाथों में कंपन आने लग जाना, बहुत पसीना आना, घबराहट होने लग जाना, जिस वजह से वो उस नशे को छोड़ नहीं पा रहा है। और उसको वो छोड़ने की कोशिश भी करता है, पर फिर कुछ समय बाद वापस से वो नशे की तरफ आ जाता है, क्योंकि जो तलब है वो ख़त्म नहीं हो रही है। इसकी वजह से उनको भी पता होता है कि काफ़ी तरह का नुकसान हो रहा है, चाहे वो पारिवारिक झगड़े होना, पैसों का नुकसान होना, काम पे नहीं जाना, या फिर कभी कभी कुछ पुलिस केस भी हो जाते हैं, पर उसके बावजूद वो उसको नहीं छोड़ पा रहे। तो इन्हीं तरह के अगर लक्षण होते तब हम कहते हैं कि किसी को नशे की बीमारी हो चुकी है। सबसे पहले हमें नशे की बीमारी को पकड़ना पड़ता है कि हाँ जी, इनको नशे की बीमारी है, ताकि हम उसको सही मदद करवा पाए, सही डॉक्टर के पास लेके जाए, ताकि उसका सही से इलाज हो सके। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब नशे की तलब लग गई है, मतलब नशा ज़्यादा हड्डियों में जैसे कहते बस गया है, तो घर वाले भी जो है वो भी, उनको भी ये लगता है कि चले यार अब ये या तो मर जाए या हमारा ये खड़ा छोड़ जाए। और उस स्टेज के पेशेंट्स को भी अगर वो समय रहते किसी बढ़िया एडिक्शन सेंटर में चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि फिर भी यहाँ पर इलाज संभव है, उसको हम लोग काउंसल करते हैं और उसका इलाज संभव है? जी हाँ, सो नशे का इलाज कि आजकल काफ़ी तरह के तरीके आ चुके हैं जिससे हम नशे का इलाज कर सकते हैं। इसमें ओपीडी बेसिस पे भी इलाज किया जा सकता है और भर्ती करके भी किया जा सकता है। उसमें देखना होता है कि पेशेंट नशा कब से ले रहा है, वो कितना ले रहा है, उसको छोड़ने की उसने क्या क्या तरह की कोशिशें करी है, उसने किस किस तरह का इलाज लिया है, उसके बेसिस पे उसका इलाज डिसाइड होता है। हाँ, परिवार की तरफ से बिल्कुल समझने वाली चीज़ है कि हाँ, जब हमारा कोई भी अपना इस तरह से नशे में रहता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, तो एक तरह की नकारात्मक सोच आना वाजिब है, पर हमें उसके साथ ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको मदद कर रहे हैं। अगर आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, किसी अच्छे सेंटर लेके जाएंगे, तो वो उस नशे की बीमारी से काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर ओपीडी सर्विसेज है, जिसमें डॉक्टर होते हैं, काउंसलर होते हैं, ताकि दवाइयों के साथ साथ उनको काउंसलिंग भी मिले, ताकि उनके जीवन में जो दिक्कतें आ रही है उसको वो बिना नशे के कैसे हैंडल कर सके।
एंड अगर कभी इस तरह की दिक्कत होती है कि वो ओपीडी बेसिस पे नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो भर्ती हो सकते हैं। भर्ती होकर उनको दवाइयाँ दी जाती है ताकि उनको जो नशा नहीं लेने की वजह से तोड़ होती है वो धीरे धीरे कम हो सके, और बॉडी जब बिल्कुल स्टेबल हो जाती है तो फिर उनकी काउंसलिंग भी उसी के साथ साथ कंटिन्यू रहती है, ताकि वो आगे चल के जो भी परेशानियाँ आने वाली हैं उसके लिए थोड़ा तैयार हो सके और उनको बेहतर तरीके से हैंडल करे बिना नशे की मदद के साथ। एंड काफ़ी बार देखा गया है कि जो भी पेशेंट इस तरीके से ट्रीटमेंट के साथ अटैच रहते हैं और अपना ट्रीटमेंट पूरा करते हैं, वो नशे से काफ़ी लंबे समय के लिए दूर रह पाते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने कहा काफ़ी लंबे समय से, मतलब हम ये सोचें कि उन पेशेंट्स को हमें गाइड तो फिर भी करना पड़ेगा। अगर वो छोड़कर हमारे साथ अटैच होते हैं तो उनको हमें बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना, हमने फिर उनको बातचीत करते रहना है, उनसे डॉक्टर की काउंसलिंग रहनी है, उसका क्या बिहेवियर है, क्योंकि बाहर जाकर की बार फिर वही हालात, वही नेगेटिविटी जिसकी वजह से वो पहले लगा होता है, तो वही, क्योंकि सोसाइटी भी क्रिएट कर देती है, उनको लगता है यार ये तो अब हमारा दोस्त चला गया, हमारे साथ नशा नहीं कर रहा। और वो लोग जो सेलर हैं, जो इन नशे की जो दलदल में घुसाते हैं, वो लोग तो कोई ना कोई नई चीज़ करते हैं जिससे के साथ वो लोग दोबारा से एडिक्शन में आ जाएंगे। जी हाँ, वो सही बात है। अक्सर देखा गया है कि जो इस तरीके से नशा करते हैं उसके पीछे काफ़ी तरह के कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनका जीवन पहले से ठीक नहीं चल रहा, उनको किसी तरह की घबराहट, किसी तरह की उदासी रह रही है, उनका काम ढंग से नहीं रह रहा है, इस वजह से उनको नशे की मदद लेनी पड़ रही है। और कुछ समय के बाद वो जो मदद होती है वो एक तरह का बीमारी बन जाती है। तो उसी के लिए हमें देखना पड़ता है कि उनको और कोई दिक्कत तो नहीं है जिस वजह से उनका नशा कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम उन दिक्कतों पे काम करेंगे तभी वो नशे से दूर रह पाएंगे, क्योंकि सिर्फ नशा बंद करना ज़रूरी नहीं है, हमें नशा बंद करने के साथ उसको बंद रखना भी ज़रूरी है, जिसके लिए उनको कुछ स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर उनको बहुत जल्दी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, अगर वो बहुत जल्दी नशे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा और क्या कर सकते हैं जिससे वो नशे से दूर रहे। क्योंकि देखा गया है कि जो व्यक्ति नशा ले रहे हैं और वो उसको बंद करते हैं और अगर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते तो 6 महीनों के अंदर अंदर 50% चांस है कि वो वापस से नशे की तरफ चले जाएंगे, और 1 साल के अंदर लगभग 90% पेशेंट्स ऐसे देखे गए जो वापस से नशे की तरफ चले जाते हैं अगर वो कोई इलाज नहीं लेते हैं तो। इसीलिए नशे की बीमारी के लिए इलाज में रहना बहुत ज़रूरी है। इलाज से मतलब ये नहीं है कि उनको भर्ती रहना चाहिए, वो ओपीडी बेसिस पे भी अपना इलाज कंटिन्यू कर सकते हैं, और अब काफ़ी तरह के इस तरह के इलाज के माध्यम अवेलेबल है जिससे वो नशे से दूर रह के अपने जीवन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें जो लोग नशा खाते हैं, एक तो वो नशे से परेशान होते हैं कि उनको नशा की जब तब लगती है, और एक जो भी उसके सराउंडिंग्स होते हैं वो उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उनको उनसे नफरत नहीं बल्कि उसके नशे से नफरत करनी चाहिए? उसको एक सोशल थोड़ी सी अगर हम हेल्प करते हैं तो वो नशा कम खाएगा, क्योंकि वो पहले टूटा हुआ होता है, उसको दिल का वो बुरा नहीं होता। जो भी नशा खाता है वो दिल का को भी बुरा नहीं होता, उसको पता होता है कि मैं जब मेरे को नशे की तलब लगती है, मैं नशे में जा रहा हूँ, तब ये मतलब उसके बाद जब वो नॉर्मेसी में आता है तो वो भी एक आम इंसान है, उसका भी दिल दुखता है, उसको वो भी प्रेशर रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ। जी हाँ, सही बात है ये। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो नशे की जिनको दिक्कत रह रही है वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उनका शरीर उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो नशे को छोड़ पाए, एंड इसीलिए ये एक बीमारी है जिसमें जानते हुए भी वो चीज़ कर रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा है, एंड इसीलिए हमें उसमें मदद करना पड़ेगा और हमें उसमें मदद करनी चाहिए ताकि वो इस नशे से दूर रहने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है, डॉक्टर की सुविधा, काउंसलर की, हॉस्पिटल की, वहाँ पे जाए और जिस तरह की दवाइयाँ उनको दी जा रही है उस दवाइयों को प्रॉपर तरीके से अगर वो खाते हैं तो वो इस नशे से काफ़ी दूर रह सकते हैं और अपने लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी लाइफ बट परिवार वालों की लाइफ में भी काफ़ी बेहतर आएगा। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में ये जहन रहता है कि हम लोग एक नशा छोड़ते हैं और दूसरा नशा हम लोग लेने लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो स्टेज ही ऐसी होती है जब वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से फंसे होते हैं कि एक बार उनको हमें छुड़ाने के लिए उनको एक तरह का
एक वो चीज़ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो अप्रूव्ड है, वो हम लोग अटैच करते हैं और धीरे धीरे वो साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग, अगर आप सही तरीके से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, अगर तो आप दे लेते ही नशे की तरह है कि हमने गोलियां लेनी है, फिर तो बात अलग है। अगर आप एक एडिक्शन सेंटर में उस तरह से जाते हैं कि हमने अपने जीवन में एक खुशी लानी है, हमने इस दलदल से निकलना है, तो ये छोड़ी जा सकती है। जी हाँ, सो अक्सर देखा गया है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो नशे को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि उनको एक सही तरीके का इलाज नहीं मिल रहा है। जो उनको दवाइयाँ दी जा रही है तो कभी कभी उससे उनको जो तोड़ होती है नशे की वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो इसके लिए होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, जब हम काफ़ी समय नशा लेने लग जाते हैं तो ब्रेन के अंदर कुछ रसायन जो होते हैं उनकी लेवल ऊपर नीचे हो जाती है, जिस वजह से जैसे ही आप नशा बंद करते हैं तो ब्रेन की रसायन लेवल कम होने की वजह से उसको वो चीज़ चाहिए होती है। इसलिए अगर वो एक नशा नहीं करते तो वो दूसरे नशे की तरफ देखते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर उनको चिट्टा नहीं मिलता है या स्मैक नहीं मिलती है, हेरोइन नहीं मिलती, तो फिर उसको वो बराबर करने के लिए या तो कोई गोलियां लेते हैं नशे की, या फिर अल्कोहल या फिर शराब लेते हैं, कभी कभी भांग, गांजा, चरस भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो ब्रेन का जो लेवल है वो वापस से ठीक हो सके। पर ये जो दूसरे तरीके वो कर रहे हैं वो भी उनके शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। पर इसके लिए हमारे पास काफ़ी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है जो कि उन रसायन जो ब्रेन में हमारे ऊपर नीचे हो गए हैं उन रसायन को ठीक कर सके और उससे उनकी जो तोड़ होती है, जो दिक्कत आती है नशा छोड़ने पे, उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि केवल पेशेंट इन सराउंडिंग्स को भी आप लोग गाइड करते हैं, उनको भी काउंसल करते हैं, और ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, सो नशे की बीमारी से क्योंकि पूरा का पूरा परिवार जो होता है उसमें डिस्टरबेंस आती है, इसलिए जब नशे की बीमारी का इलाज किया जाता है तो हम पेशेंट पे फोकस तो करते ही है, पर पेशेंट के साथ साथ हमें उनके परिवार में उनकी चाहे बीवी हो, बहन हो, भाई हो, उनके माता पिता, उन सबको काउंसल करना पड़ता है, ताकि तभी एक वातावरण ऐसा क्रिएट हो पाता है जिसमें पेशेंट सुरक्षित महसूस कर सके और उनको नशे से दूर रख सके अपने पेशेंट को। हम पंजाब के लोग हैं और हमारे यहाँ अगर कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो तभी हम लोग वो मेडिसिन लेने चल जाते हैं कि अल्परेक्स ले लिया और ले लिया। क्या कहना चाहेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी हम लोग कई बार ऐसी दलदल में चले जाते हैं जहाँ से हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, सो ये तो वैसे भी आम बात है कि अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं, अगर आपको उस दवा के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको वो दवा खुद से नहीं लेनी चाहिए। अक्सर जो गोलियाँ जो बहुत ही जल्दी असर करती है उस पे शरीर निर्भर होने का रिस्क काफ़ी हाई रहता है। जैसा आपने बताया एल्प्रेक्स की गोली, तो काफ़ी लोग होते हैं जो नशा नहीं मिलता है तो वो एल्प्रेक्स की गोली खाते हैं, या कभी कभी खुद से भी एल्प्रेक्स की गोली खाने लग जाते हो, फिर वो उस पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो भी इस तरह की गोलियां हैं, अगर आप किसी भी गोली को कुछ दिनों से ज़्यादा लगातार यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उन गोलियों के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कहीं आपका शरीर उस पर निर्भर तो नहीं हो रहा, कहीं उसकी वजह से और कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है, ताकि आपको टाइम रहते ही हम चीज़ों को कंट्रोल कर सके और आपके जीवन एक तरीके से बेहतर हो सके। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि सिगरेट है वो भी बंदा छोड़ सकता है, ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सिगरेट भी एक एडिक्शन है और सिगरेट के कारण लोग ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ड्रिंकिंग है, जो लोग रेगुलर ड्रिंक करने लग जाते हैं, नहीं नहीं ये कितना पैग तो ऐसे है, और बाद में वो लिवर की तरफ जो फैटी लिवर है या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे सेंटर्स हैं ये सभी के लिए एक वरदान है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो शराब है, चाहे वो चिट्टा है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो अफीम है। जी हाँ, सो काफ़ी तरह के नशे की बीमारियाँ होती है, जैसा आपने बताया तंबाकू हो सकता है जिसमें हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू देखते हैं। उसके बाद भांग, गांजा, चरस हो सकता है, शराब हो सकती है, चिट्टा हो सकता है, हेरोइन, स्मैक, यहाँ तक कि नींद की गोलियाँ,
तो ये सारे तरह के अलग अलग तरह के नशे की बीमारियां हैं। आजकल इन सारे तरह की बीमारियों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मौजूद है और इस ट्रीटमेंट से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ट्रीटमेंट में दवाइयाँ भी होती है, ट्रीटमेंट में काउंसलिंग भी होती है और देखा गया है कि अगर हम दोनों चीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं तो उससे काफ़ी अच्छा प्रभाव आता है, अच्छा असर आता है और आप काफ़ी जल्दी इस नशे की बीमारी से दूर हो सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक नशा लोग कई बार सेक्स को बढ़ाने के लिए उनके माइंड में होता है कि हमने अफीम खा ली तो हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, ये हो गया, प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर, उनके माइंड में ये रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये तो सेक्स भी जो है वो दिमाग की एक उपज है, उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपको आने वाले समय में और मतलब रेजिस्टेंट कर देगी उसके ऊपर। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग अफ़ीम, डोडा या फिर चिट्टे को एक सेक्स के लिए यूज़ करते हैं, हाँ, शुरुआत में आपको लग सकता है कि आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो उससे बढ़ रही है, पर वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है। देखा गया है जो साइंस के अंदर कि जैसे जैसे आप उस नशे को कंटिन्यू करते रहते हैं, आप जिस सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए वो नशा कर रहे थे, उसी नशे की वजह से आपकी पावर फिर धीरे धीरे घटने लग जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो नॉर्मल से भी नीचे चली जाती है और फिर आपकी सेक्सुअल पावर तो बढ़ नहीं रही है, ऊपर से नशे की बीमारी में आप और अंदर जाते रहते हैं। इसलिए अगर आपको सेक्सुअल दिक्कत भी है तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि बिना नशे के आप उन दिक्कतों को कैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डाटा, आपने हमें समय दिया और ये जो एक ऐसी फाउंडेशन है जो 20 साल से पहले भी सेवा कर रही थी, अब ओपीडी बेस इन्होंने कराया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ 10 12 15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹੈਬ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕੋਈ 4 ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ 5 ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ OPD ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ। ਹੁਣ OPD ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਵਾਈ ਚੱਕਵੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਖਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਟੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ OPD ਕਰਦੇ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੀਹੈਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਹੈਬ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ
ਰੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੰਚ, ਵਧੀਆ ਡਿਨਰ, ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਾਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਗਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਧੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਰੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸੁਧਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਖੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।